मेडथ कर्चर 21 साल की एक ब्रिटिश स्टूडेंट जो इटली के शहर परूजा में अपनी 3 फ्लैटमेट्स के साथ रहती थी। पढ़ने में इंटेलिजेंट और होशियार, दिखने में बहुत ही हंसती खेलती और खुश मिजाज थी। लेकिन 1 नवंबर 2007 उसकी हंसती खेलती जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। अगली सुबह एक पड़ोसन ने पुलिस को फोन कर बताया कि मैरी के घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। उसके फ्लैट की विंडो भी टूटी पड़ी है और उसका मोबाइल भी उसके गार्डन से मिला है। पुलिस ने जब आकर चेक किया तो मैरी की बॉडी उसके बेड के पास मिली। बॉडी की हालत इतनी डरा देने वाली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी गर्दन की नसें काट दी गई थी, दीवारों पर खून की धारें चमक रही थीं और बॉडी की हालत ऐसी थी जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की शक की सुइयां उसके 7 फ्लैटमेट्स और 2 और लोगों पर थीं और पुलिस को अब इन 9 लोगों में से असली कातिल को ढूंढना था। लेकिन कातिल इतना शातिर था कि पुलिस के भी पसीने छूट गए और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता गया, एक टाइम पर तो पुलिस भी कंफ्यूज हो गई कि आगे अब किया क्या जाए, और शायद ये चीज़ आपके साथ भी हो। देखें, आज की ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अगर आपने 1 सेकंड भी मिस किया तो पूरी की पूरी वीडियो आपके ऊपर से निकल जाएगी। हो सकता है शुरू में आपको कहानी थोड़ी सी उलझी लगे, लेकिन एंड तक जाते जाते आपका दिमाग हिल जाएगा। कब इस केस में कोई बंदा एंटर होगा और कब कोई एग्जिट होगा, आपको कुछ समझ नहीं आनी। कभी आपको लगेगा कि कातिल ये है और अगले ही पल आपको लगेगा कि कातिल ये है, और एंड तक जाते जाते आपकी सभी प्रेडिक्शंस धरी की धरी रह जाएंगी। तो स्टार्ट करें। मेडथ एक 21 साल की ब्रिटिश स्टूडेंट थी जो बेसिकली साउथ लंदन की रहने वाली थी और 2007 में अपनी स्टडी के चलते परूजा इटली में आ गई, जहां रहकर उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी। मैरी यहां पढ़ाई के साथ साथ टूर गाइड और प्रमोशंस का भी काम करती थी ताकि पढ़ाई के साथ साथ वो अपना खर्चा भी उठा सके। मैरी यहाँ एक फ्लैट में रेंट पर रहती थी जिसके ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे 4 लड़के, स्टेफनो, मार्को, लियोनार्डो और जाकुमो। ये लड़का मैरी का बॉयफ्रेंड था, तो इसे याद रखना। और इस फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी मैरी और उसकी 3 फीमेल रूममेट्स, लारा, फिलोमेना और नोक्स एक बार पर काम करती थी जिसके मालिक का नाम था पैट्रिक। इस बंदे को याद रखना क्योंकि इसकी कहानी में दोबारा एंट्री होगी। इसके अलावा नोक्स का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था राफेल को भी याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर मैरी की डेथ का इल्जाम इसी पर लगने वाला है। सो दीज आर ऑल मेन सस्पेक्ट ऑफ दिस केस। नाउ स्टार्ट दी मेन स्टोरी। 1 नवंबर 2007 आज इटली में पब्लिक हॉलीडे था जिसके चलते सभी इधर उधर छुट्टी मना रहे थे और अपने मरे हुए लोगों के लिए प्रे कर रहे थे। इन सब के बीच मैरी भी सारा दिन अब थक हार कर रात को अपनी 4 ब्रिटिश फीमेल फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए चली जाती है। गपशप और डिनर के बाद रात के कोई 8:30 बज चुके थे, तो मैरी ने कहा कि मुझे चलना चाहिए और वैसे भी मैं आज हॉलीडे की वजह से बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं अब चलती हूँ। और कोई 8:30 बजे मैरी वहाँ से निकल पड़ती है। उसकी फ्रेंड्स का कहना था कि उस टाइम वो बिल्कुल खुश और हंसती खेलती अपने फ्लैट की तरफ गई थी, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि वो मैरी को आखिरी बार देख रहे हैं और आगे मैरी के साथ जो होने वाला है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैरी वहाँ से तकरीबन 9 बजे अपने फ्लैट में पहुँचती है, यानी कि अब तक वो बिल्कुल सेफ थी, लेकिन फ्लैट में अब वो बिल्कुल अकेली थी क्योंकि छुट्टी के चलते सभी इधर उधर गए हुए थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आप सोच रहे होंगे कि घर में अकेले रहने से अच्छा था वो वहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ रात काट लेती, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज पूरा दिन फेस्टिवल के बाद मैरी बहुत थक चुकी थी और वो आराम के लिए अपने फ्लैट में जाना चाहती थी, तो इसलिए उसकी फ्रेंड्स ने उन्हें नहीं रोका और वैसे भी जैसा ऊपर वाले को मंजूर। खैर, अब नॉर्मल रात की तरह वो अपने रूम में बैठ गई कि थोड़ी देर बाद उसे फ्लैट की विंडो टूटने की आवाज आई। मैरी ने जब उस आवाज को फॉलो किया तो मैरी को दिखा कि वहाँ कोई अननोन बंदा खड़ा था। मैरी उसे देख जोर जोर से चीखने लगी। मैरी इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि उसके चीखें उसके पड़ोसी भी सुन रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई घर में जाके चेक करने की कि अंदर क्या हो रहा है। उस अननोन बंदे ने मैरी को नीचे गिराकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चीख ना सके और अपनी जेब से चाकू निकाल मैरी की गर्दन से जोर जोर से 3 वार किए। चाकू लगते ही मैरी की गर्दन की मेन नसें कट गईं और बहुत सारा खून उसके गले से होता हुआ उसके पेट और फेफड़ों में चला गया और 21 साल की मैरी दम घुटने की वजह से वहीं पर दम तोड़ गई। और कैसे बताऊं, गर्दन से निकलने वाली खून की धारें इतनी तेज थीं कि वो दीवारों पर साफ दिख रही थी। फर्श, दीवार, मैरी का बेड, हर चीज़ पर मैरी का खून था। खैर, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो बेड की चादर में उसे लपेट कर उसकी गर्दन के नीचे एक पिलो दे देता है
लेकिन जब उसने उसकी गर्दन के नीचे पिलो दिया, उसके खून से सने हाथ उस पर छप गए, जो आगे जाकर पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत बनने वाला था। वहाँ से भागने से पहले उस अननोन बंदे को टॉयलेट आई, लेकिन जल्दी में वो फ्लश किए बिना वहाँ अपना वेस्ट छोड़ गया और बिना देर किए वहां से भाग गया। क्राइम सीन पर यही हुआ था। नेक्स्ट डे यानी कि 2 नवंबर 2007 एक पड़ोसन जब मैरी के घर आई कि पता तो करूं रात को कौन चीख रहा था, तो वो जैसे ही घर के बाहर गार्डन तक पहुंची तो उसे देखा कि गार्डन में एक मोबाइल पड़ा है और फ्लैट की विंडो भी टूटी हुई है। तो उसे लगा भाई यहाँ कोई बड़ा काम हुआ है। उसने बिना देर किए पुलिस को फ़ोन कर सब बताया और पुलिस का आने का वेट करने लगी। खैर पुलिस के आने तक वहाँ नॉक्स यानी कि मैरी की रूममेट और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि राफेल वहाँ पर पहुँच गए, तो उन्होंने भी सेम चीज़ें देखी। ये सब देख वो दोनों भी डर गए क्योंकि नॉक्स की बार बार कॉल करने पर भी अब मैरी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो नॉक्स ने फिल्मिनो को कॉल कर सब बताया, यानी कि जो मैरी की एक और रूममेट थी। कुछ ही देर में फिल्मिनो और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन फ्लैट के अंदर क्या हुआ है किसी को कोई अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो रूम में देख उनके होश उड़ गए। मैरी अपने बेड के पास खून से लथपथ बेड की चादर में लिपटी पड़ी थी। उसकी बॉडी पर 17 ब्रूसेस, 7 जगह कट्स और उसकी बॉडी की कंडीशन तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह को चेक करना स्टार्ट किया तो एविडेंस में उनको एक हैंडप्रिंट पिलो, टॉयलेट में अनफ्लैश ह्यूमन वेस्ट, दरवाजे तक जाते खून से सने पांव के निशान। पुलिस के लिए यही सब था इस केस के कातिल को ढूंढने के लिए। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होगी, तो हर एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा क्योंकि अब पुलिस ने इन 13 लोगों में से असली कातिल को ढूंढना है। डोंट वरी, सबका इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं दूंगा वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मैरी के लैपटॉप, डायरी, मेल्स अकाउंट चेक करना स्टार्ट किए। पुलिस को लग रहा था कि शायद उसको किसी ने धमकी वगैरह दी हो, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने मजबूरन सस्पेक्ट लिस्ट में उसके सभी के सभी रूममेट से बात की। तो किसी ने कहा कि मैं किस सिटी में था, तो किसी ने कहा मैं फलां जगह पर था, तो किसी ने कहा मैं फलां जगह पर था। सभी छुट्टी के चलते कहीं ना कहीं गए हुए थे और मैरी घर में अकेली थी। कोई प्रूफ ना होने की वजह से पुलिस को उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन पुलिस को शक था कि मर्डर इन लोगों में से ही किसी ने किया है। तो पुलिस सीक्रेटली उन सब पर नजर रखने लगी। पुलिस को था कि ये कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करेंगे और वही हुआ। पुलिस को राफेल यानी कि नॉक्स के बॉयफ्रेंड के फ्लैट के ड्रावर से एक चाकू मिला जिस पर 3 लोगों का डीएनए मिला, उसका, उसकी गर्लफ्रेंड नॉक्स का और मैरी का। यानी कि हो ना हो असली कातिल नॉक्स और उसका बॉयफ्रेंड राफेल है। तो पुलिस अब इन दोनों को उठाकर अपनी कस्टडी में ले आई। यानी कि इस केस में अब 2 सस्पेक्ट मिल चुके थे जिनके खिलाफ पुलिस के पास सबूत था। पुलिस अब दोनों से अलग अलग सवाल पूछने लगी। तो नॉक्स ने बताया मैं सारी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, हमने डिनर किया, मूवी देखी और पूरी रात साथ में टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। दोनों कहते रहे कि हम कुछ नहीं जानते, लेकिन पुलिस ने जब अपनी जुबान में पूछा और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया तो नॉक्स ने अपने मुंह से एक वर्ड निकाला, पैट्रिक। याद है मैंने आपको कहानी के शुरू में एक बार ओनर को याद रखने का कहा था, ये वही बंदा था। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका था, पैट्रिक। पुलिस ने जब नॉक्स और पैट्रिक की कॉल हिस्ट्री निकाली तो उनको 2 एसएमएस मिले जिसमें नॉक्स ने 8:35 पर पैट्रिक को एसएमएस छोड़ा, नो वर्क टुडे, और जवाब में पैट्रिक ने 8:45 पर कहा, सी यू लेटर, गुड इवनिंग। लेकिन देखा जाए तो ये एक सिंपल एसएमएस थे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये कोई कोड वर्ड्स हो। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब इन दोनों के साथ पुलिस पैट्रिक से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पैट्रिक ने अपना मुंह नहीं खोला। वो यही कहता रहा कि मैं पूरी रात अपनी शॉप पर था। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले थे, वो कहाँ मानने वाले थे। पुलिस को लगता था कि ये एक ग्रुप मर्डर है क्योंकि बॉडी की हालत इतनी खौफनाक थी कि वो एक बंदे का काम नहीं हो सकता। तो इसी के चलते इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। नॉक्स और उसके बॉयफ्रेंड राफेल पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी थी। पुलिस को भी कंफर्म हो चुका था कि हो ना हो मर्डर इन दोनों में से ही किसी एक ने किया है या इन दोनों ने किया है। एक तो सबूत इन दोनों के खिलाफ थे और दूसरा नॉक्स यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंस हंस के बातें करती और अपने बॉयफ्रेंड को किस करती। तो पुलिस को नॉक्स पर शक थोड़ा और बढ़ने लगा कि भाई दोस्त की मौत हो गई है और ये हम मजे कर रही है। तो मर्डर उगलवाने के लिए पुलिस ने भी अपना प्रेशर बढ़ा दिया। तो बढ़ते प्रेशर में एक और स्टेटमेंट सामने आई। राफेल ने बताया कि नॉक्स उस रात 4 घंटों के लिए कहीं गई थी। मुझे नहीं पता कहाँ गई थी, बट कहीं तो गई थी। यही कहने की बात थी कि पुलिस ने इन दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया। पुलिस अब अपना काम कर सुकून में आ गई कि असली कातिल पकड़े गए और हम थोड़ा सुकून की सांस लें। लेकिन उनकी ये सुकून की सांस बहुत जल्द रुकने वाली थी क्योंकि बाद में आई फोरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट में किसी अननोन बंदे का डीएनए
जो कि इन तीनों की डीएनए से मैच नहीं करता था, यानी कि असली कातिल अभी भी फरार था और पुलिस वाले समझ रहे थे कि हमने केस सॉल्व कर दिया। पुलिस ने जब चेक किया तो ये डीएनए रूडी नाम के बंदे का था, जो पहले भी छोटी मोटी चोरियों में पकड़ा जा चुका था। तो पुलिस उसे भी जर्मनी से पकड़ अपनी कस्टडी में ले आई और इसी के साथ सस्पेक्ट लिस्ट में एक और बंदे की एंट्री होती है, रूडी की। देखिए कहानी में अब और भी मजा आने वाला है, क्योंकि मर्डर इन लोगों में से किसी एक ने किया है और बाकी बेकसूर हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन कीजिए, तब तक मैं भी कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। तो सुनिए, पुलिस अब रूडी से पूछती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए हमें क्राइम सीन से मिले हैं। तो आगे से जो रूडी ने कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह की थी। रूडी ने कहा, जी मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन मैं उसे मारने के लिए नहीं गया था, बल्कि मैं उससे मिलने गया था। इनफैक्ट हमने साथ टाइम बिताया, हमने इंजॉय भी किया। इंजॉय यानी कि वो वाला इंजॉय। लेकिन कुछ देर बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं उठकर टॉयलेट चला गया और हेडफोन लगाकर वहाँ गाने सुनने लगा कि तभी मैंने मैरी की चीखें सुनी। तो चीखें सुन मैं भी डर गया और बिना फ्लश किए टॉयलेट से बाहर भागा। लेकिन जब तक मैं बाहर आया बहुत देर हो चुकी थी। मैरी वहाँ बिस्तर के पास मरी पड़ी थी, जिसे देख मैं घबरा गया और वहाँ से भाग गया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैंने मैरी को मारा है। हाँ, मैं वहाँ पर मौजूद था, इसीलिए मेरा डीएनए और फिंगरप्रिंट्स आपको मिले हैं। पुलिस को रूडी की ये कहानी कुछ ठीक लगी, लेकिन जो भी सबूत रूडी के अगेंस्ट थे उन सब पर रूडी ने एक कहानी बनाकर सुना दी थी, यानी कि टॉयलेट में पड़ा ह्यूमन फेस्ट और मैरी की बॉडी से डीएनए मिलना भी, क्योंकि उसने उसके साथ एंजॉय किया था। रूडी की इस कहानी ने सभी को कंफ्यूज कर रखा था। अब पुलिस टीम भी हैरान थी कि भाई करें तो करें क्या, किस किस को फांसी दें। तो अब पुलिस और फोरेंसिक टीम मिलकर कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे असली कातिल का पता चल जाना था। अब एक एक कर इस लिस्ट से लोग जाते जाएंगे और असली कातिल सामने आएगा। और जो बंदा सबसे पहले इस लिस्ट से बाहर गया वो था पैट्रिक। पैट्रिक को जब कोर्ट में पेश किया गया तो एक विटनेस ने बताया कि पैट्रिक पूरी रात वहीं बार पर था और पूरी रात वो हमारे साथ ही रहा। तो पैट्रिक बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन अगर पैट्रिक बेकसूर था तो वो जो एसएमएस नोक्स और पैट्रिक के दरमियान हुए थे वो क्यों किए गए थे, और नोक्स ने बिना वजह पैट्रिक पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। तो नोक्स ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस का हम पर प्रेशर इतना ज़्यादा था और टॉर्चर इतना ज़्यादा था कि उससे बचने के लिए हमने एक झूठी कहानी सुना दी और सारा इल्ज़ाम पैट्रिक पर डाल दिया। वो एसएमएसपी हॉलीडे के थे जिस दिन छुट्टी थी, यानी कि पैट्रिक बिल्कुल बेकसूर था। कोर्ट उसे बाइज्जत छोड़ देती है। इस तरह पैट्रिक हमारी लिस्ट से बाहर होता है और अब हमारी गेम आ चुकी है इन 3 लोगों पर। पुलिस के पास अब ये 3 लोग थे जिनमें से असली कातिल को ढूंढना था। तो अब पुलिस भी हर चीज को ध्यान से चेक करने लगी, जिसमें सबसे पहले वो राफेल के पास मिले चाकू को अच्छे से चेक करते हैं। तो पता चला कि बॉडी पर जिस नाइफ से वार किया गया था उसके निशान बहुत छोटे थे, यानी कि ये काम किसी पॉकेट नाइफ से किया गया था। और राफेल के पास से मिला वो चाकू बहुत बड़ा था। चाकू पर मिला डीएनए भी बहुत लो था और पिलो पर मिले वो हैंडप्रिंट्स भी राफेल से मैच नहीं हुए, जिससे राफेल पर मर्डर का इल्जाम लगाना बहुत गलत था। तो इस तरह राफेल भी इस लिस्ट से बाहर होता है और अब इस लिस्ट में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, नोक्स और रूडी। पुलिस का भी ज्यादातर शक रूडी पर था और सारे सबूत भी रूडी के खिलाफ थे। पुलिस अच्छे से जानती थी कि रूडी एक चोर है और उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर की होगी। तो पुलिस ने जब मैरी का सारा सामान चेक किया तो उसके बैग से लगभग 300 पाउंड गायब थे, जो शायद रूडी का काम था, जिसे चुराकर वो जर्मनी भाग गया था और पुलिस उसे जर्मनी से पकड़ कर लाई। और अब जो बात रूडी ने बताई, यानी कि हमने डेट की और एंजॉय किया, तो शायद आपको याद होगा कि मैरी के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले 4 लड़कों में से मैंने आपको एक लड़का बताया था जो कि मैरी का बॉयफ्रेंड था, यानी कि रूडी की ये सारी की सारी कहानी झूठी थी। तो पुलिस ने भी अब एक एक कर सारे एविडेंस चेक करना स्टार्ट किए और क्राइम सीन पर मिले पिलो पर हैंडप्रिंट्स एग्जैक्ट रूडी के थे। इसके अलावा जो क्राइम सीन पर खून से सने पाँव के निशान थे वो भी एग्जैक्ट रूडी से मैच कर गए, यानी कि यह कातिल इन सबको कब से उल्लू बनाए हुए था और इन सबको पता भी नहीं चला। जिसके बाद रूडी को 30 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसकी सजा 30 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई, क्योंकि रूडी ने फास्ट ट्रैक ट्रायल चूज की थी। फास्ट ट्रैक ट्रायल में केस का टाइम बहुत ही कम होता है और कोर्ट को लगता है कि हमारा टाइम बच रहा है, इसीलिए बदले में वो सजा कम कर देते हैं। लेकिन मेरी माने तो ये एकदम बकवास है। वेल, हम क्या ही कह सकते हैं। रूडी जेल में 16 साल बिताने के बाद वो 2021 को छूट गया, लेकिन रूडी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मर्डर उसी ने किया है और ना ही मर्डर करने की वजह बताई। जेल के आने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पुलिस में रिपोर्ट की कि मुझे रूडी बहुत ही गालियां देता है और मुझे तंग करता है, यानी कि रूडी ने अभी भी अपना पुराना काम नहीं छोड़ा था। और अब आते हैं हम अपने मेन सस्पेक्ट नॉक्स की ओर, जो बिल्कुल
बेकसूर थी। एविडेंस पर मिले नोक्स के फिंगरप्रिंट और डीएनए के सैंपल्स बहुत कम थे, जो कि यूजुअली इस वजह से थे क्योंकि वो दोनों रूममेट्स थीं, जो कि यूजुअली एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करती थीं। तो फिंगरप्रिंट्स और चीज़ें शेयर करने से ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल बात थी। लेकिन नोक्स बेकसूर होने के बाद भी अब तक 4 साल जेल में बिता चुकी थी, क्योंकि पुलिस को लगता था कि ये एक ग्रुप मर्डर है और इस ग्रुप में 3 या 4 से ज्यादा लोग हैं। खैर, नोक्स पर मर्डर प्रूफ ना होने के चलते कोर्ट ने नोक्स को भी 2011 में छोड़ दिया। लेकिन नोक्स अपनी इतनी खास दोस्त के कत्ल और सोशल मीडिया पर इतनी हेट और ट्रोलिंग की वजह से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर मैरी के मर्डर का इल्जाम लगेगा। इन 4 सालों के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। इन 4 सालों में उसने जेल में भी अपनी जान लेने की कोशिश की। इन सब के चलते नोक्स में अब हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर और रहे, तो वो अगले ही दिन अपने घर यूएसए लंदन चली गई, जहाँ पर जाने के बाद उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू की और जर्नलिस्ट बन गई, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। शायद इसलिए कि ना सिर्फ इस शहर ने नोक्स को इतना ट्रोल और बदनाम किया, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को भी उससे छीन लिया।